नमस्कार बच्चों, मैं परमजीत सिंह आज आपको ग्लोब के बारे में पढ़ाऊंगा। ग्लोब क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका क्या उपयोग है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी की आकृति का एक नमूना है जो पृथ्वी की स्थिति का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। इसकी हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम अपनी पृथ्वी पर रह के तो नहीं देख सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम देखना चाहें पृथ्वी को तो पृथ्वी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर पृथ्वी को नीचे से देखेंगे तो हमें वो दूर दूर तक सपाट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? सपाट दिखाई देगी। तो यदि हमें पृथ्वी को देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे, और ऊंचाई पर मतलब बहुत आसमान की तरफ यदि हम जाएंगे, तो ऊपर से हमें पृथ्वी कुछ इस प्रकार से गोल दिखाई जाती है। अब हम सब लोग तो जा नहीं सकते। अब जब सब लोग जा नहीं सकते तो सबको पता कैसे चलेगा भाई? तो इसके लिए भूगोल में एक ऐसे यंत्र का उपयोग किया गया जिसे ग्लोब कहते हैं, और ये ग्लोब जो है प्रकृति पृथ्वी के बारे में हमको सब कुछ बताता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो देख रहे हैं इसमें ये कुछ झुका हुआ है, इस पे कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, इसका कुछ नीला नीला भाग है, कुछ हरा हरा भाग है। तो जितना भी नीला भाग है ये सारा का सारा इस पर पानी है। और ये जितना भी आपको हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब हमारे महाद्वीप हैं, यानी कि यहाँ पर जमीन है। तो हमारे पृथ्वी पर कितना 29% भाग पर हमारी पृथ्वी के जमीन है और 71% भाग पर हमारे क्या है? पानी है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस पे जो आड़ी रेखाएं खिंची हुई हैं, कुछ तिरछी रेखाएं खिंची हुई हैं। तो ये जो आड़ी रेखाएं खिंची हुई हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो सीधी रेखाएं खिंची हुई हैं इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब आप कहेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग क्यों करते हैं? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो उपयोग हम करते हैं वो हम किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति जानने के लिए कहते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि कोई गांव कहाँ पे है, कोई नगर कहाँ पर है। तो यानी इससे हमें पता लग जाता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर का एक छोर है, एक नीचे का छोर है। तो इसके ऊपर के छोर को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इसके नीचे के छोर को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। बच्चों, इसके बीचों बीच में एक रेखा खिंची रहती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा का सारा उत्तरी ध्रुव है, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पृथ्वी है इसकी दो गतियाँ होती हैं। एक घूर्णन गति होती है, एक दैनिक गति होती है। तो जो घूर्णन गति होती है यानी कि पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूमती है। तो जब वह पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूमती है तो जानते हो क्या होता है? दिन और रात होते हैं। समझ गए? और जब इसकी जो दूसरी गति है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति जब होती है यानी पृथ्वी जब अपनी जगह पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। उससे हमें ऋतुओं के बारे में मालूम चलता है। अब हमारी जो पृथ्वी है इस पे मैंने आपको बताया कि इस पे महाद्वीप हैं, महासागर हैं। अब ठीक है ना। अब महाद्वीप किसे कहते हैं भैया? तो महाद्वीप हम किसे कहते हैं कि पृथ्वी के बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं बच्चों? 7 महाद्वीप हैं। और महासागर, पृथ्वी पर फैले विशाल जलभाग को हम महासागर कहते हैं, और पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, ये थोड़ी सी तुमको झुकी हुई सी दिखाई दे रही होगी। तो झुकी हुई का कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण ही
इस पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको बताएंगे, उसे आप अपने समझते जाइए और लिखते जाइए। देखिए, इसका पहला प्रश्न बनेगा हमारा कि हम ग्लोब किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब हम किसे कहते हैं। तो भैया देखिए, ये ग्लोब की फ़ोटो तो आपने देख ली, ग्लोब की फ़ोटो तो यही है। ठीक है ना। तो ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो पृथ्वी की आकृति का सही चित्रण करता है। तो यानी ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी की आकृति का एक नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो पृथ्वी की आकृति का सही चित्रण करता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस पर आड़ी और तिरछी रेखाएं खिंची हुई हैं। तो अब इन आड़ी तिरछी रेखाओं को क्या कहते हैं? ग्लोब पर दिखाई देने वाली आड़ी एवं तिरछी रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इनसे हम? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब क्या है, ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो भाई देखिए, ग्लोब से हमने अभी आपको बताया था, ग्लोब से हम पृथ्वी के आकार को समझ सकते हैं, पृथ्वी के झुकाव को समझ सकते हैं, पृथ्वी की गति, घूर्णन गति, परिक्रमण गति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। और पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागर के विस्तार को जान सकते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसी देश, गांव वगैरह के बारे में जान सकते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं? अभी हमने आपको बताया था क्यों खींची जाती है। तो पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक स्थिति दर्शाने के लिए ग्लोब पर मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब ग्लोब के मैंने आपको बताया था कि बीचों बीच में एक रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो ग्लोब के बीचों बीच खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप कि इसके बीचों बीच में एक रेखा खिंची हुई है, बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है। तो इसके ऊपर वाले भाग को मैंने आपको बताया था ये उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आप देखिए अब कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? अब आप जो आड़ी हैं, ये जितनी भी आड़ी हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जितनी भी ऊपर से नीचे की तरफ खिंची हुई हैं तिरछी, है ना, ये क्या है? देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या है आपकी 180। ठीक है। कितनी है? 180। कितनी? भूमध्य रेखा से, ये जो आप बीच में देख रहे हो भूमध्य रेखा, यहाँ से लेके ऊपर तक 90 और ऊपर से लेके नीचे तक 90, ऐसे 180 है। इसी प्रकार से ये जो देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं, इनकी संख्या है 360। यानी कि ये जो आप जीरो देख रहे हैं, इस जीरो से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 90, और 90 इसके पीछे की साइड। अब चूँकि हमको इसका पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, और 90 इस साइड, तो 180 हो गई। 180 कितने होते हैं? 360। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो हमारा प्रश्न ये भी बनता है कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका अगला प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी पर महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उन्हें महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो पहला महाद्वीप कौन सा है भाई? पृथ्वी पर पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर एशिया, चौथा यूरोप, 5वां अफ्रीका, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। तो ऐसे कुछ 7 महाद्वीप। अब इसके 4 महासागर हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना भी नीला हिस्सा है, ये सारा का सारा क्या है? पानी है। तो अब ये पानी कहाँ पे होगा? पानी हमें 2-3 जगह पे तो दिखाई देगा। पहला तो हमें महासागरों में दिखाई देगा, फिर नदियों में दिखाई देगा, झीलों में दिखाई देगा। तो नदियाँ और झीलों में जो पानी आता है वो भी आप जानते हैं, बरसात होती है, बरसात से नदियों झीलों में पानी आता है। ठीक है। तो पृथ्वी पर फैले हुए बड़े विशाल जल भाग को हम महासागर कहते हैं।
अब पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? अभी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हमारा हिंद महासागर और पांचवा हो गया हमारा आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमारे 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं।